मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए तो जो असली भगवान है वो बाबा साहब ही हैं। अगर मैं एडवोकेट बन पाया, अगर मैं अपनी अधिकारों के लिए लड़ पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार का संचालन कर पा रहा हूँ, मैं अपने वर्ग की महिलाओं, मेरे वर्ग की महिलाएं अगर और अधिकार से अगर जीवन जी पा रही हैं, तो बाबा साहब की बदौलत है। स्मृति के हैं, वो मानने वाले मनु के हैं, तो बाबा साहब के खिलाफ तो वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनका आदेश नागपुर से आता है, उनका आदेश आरएसएस से आता है। तो वो तो कभी वो आरएसएस जिसने आज़ादी के बाद कई सालों तक भारत का झंडा नहीं लहराया, तो वो तो देश के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने तो देश में जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें उनके मन के ख्यालात हैं, वो उनकी जुबान नहीं फिसली है। वो असल में जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो बाबा साहब विरोधी शुरू से रहे हैं। में सौंपने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों की दलाली करने का काम कर रहे हैं। जब इनके पुरखे संविधान बदलने की बात करते थे तो फिर ये उससे हट कैसे सकते हैं। संसद में इन दोनों राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। राजनीतिक जंग का विषय है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिया गया एक ऐसा बयान जिसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में बहस हो गई है। बहस का सीधा सीधा जो कारण है गृह मंत्री अमित शाह का एक ऐसा बयान, और बयान बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया, जो कि ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि वह इस पूरे मसले पर क्या राय देते हैं। रतोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बयान दिया है। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल एक फैशन सा चल गया है, जितना नाम बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं, अगर इतना नाम भगवान का ले लिया होता 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या कहते हैं? देखिए, वो जो है विपरीत बात बोल गए। इस देश के गरीब, वंचित, मजदूर किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो स्वर्ग आज मिला है, जो दोयम दर्जे का जीवन इस देश के वो लोग जीते थे, उससे निकलकर थोड़ा सम्मान का जीवन अगर उन्होंने जिया है तो वो बाबा साहब की वजह से जिया है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से जिया है। इसलिए उनके लिए असली भगवान तो बाबा साहब ही हैं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे लिए तो जो असली भगवान है वो बाबा साहब ही हैं। अगर मैं एडवोकेट बन पाया, अगर मैं अपनी अधिकारों के लिए लड़ पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार का संचालन कर पा रहा हूँ, मैं अपने वर्ग की महिलाओं, मेरे वर्ग की महिलाएं अगर और अधिकार से अगर जीवन जी पा रही है, तो बाबा साहब की बदौलत है। तो बाबा साहब उनको जो उनका वो मानने वाले मनु स्मृति के हैं, वो मानने वाले मनु के हैं, तो बाबा साहब के खिलाफ तो वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनका आदेश नागपुर से आता है, उनका आदेश आरएसएस से आता है। तो वो तो कभी वो आरएसएस जिसने आज़ादी के बाद कई सालों तक भारत का झंडा नहीं लहराया, तो वो तो देश के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने तो देश में जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं। तो बाबा साहब के महत्व को वो समझ ही नहीं सकते। वो इस देश में देश के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, सामाजिक जो है लड़ाई लड़ी, गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़े, गरीबी के खिलाफ लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ लड़े, समता मूलक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए लड़े, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़े। तो वो उनका महत्व समझ ही नहीं सकते। वो सिर्फ सत्ता का महत्व समझते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है वो बेहद ही निंदनीय है। उनको इस कृत्य पर माफी मांगना चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए, और उनको बर्खास्त करने का काम, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस देश की इसके प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि देश का अपमान, बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है, बाबा साहब का अपमान इस देश के लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है। देश का अपमान करने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो वो देशद्रोही है। देशद्रोही है तो उस पर एफआईआर भी होना चाहिए। संसद में जो भी सदस्य चुने गए हैं, चाहे वो सभापति हो या फिर कोई भी सांसद हो, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुने गए हैं। गृह मंत्री खुद चुने गए हैं। क्या उनकी जुबान फिसल गई है या उनके मन के ख्यालात हैं? क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, उनके मन के ख्यालात हैं, वो उनकी जुबान नहीं फिसली है। वो असल में जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो बाबा साहब विरोधी शुरू से रहे हैं, वो महिला विरोधी शुरू से रहे हैं, वो दलित विरोधी शुरू से रहे हैं, वो पिछड़ा विरोधी शुरू से रहे हैं, वो आदिवासी विरोधी शुरू से रहे हैं, वो मुस्लिम विरोधी शुरू से रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों का नरसंहार कराया, जो वही लोग हैं जो दलितों के हक और अधिकार खाए, जिन्होंने, हमने मध्य प्रदेश में देखा इनकी सरकार ने किस तरीके से आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का काम किया, जंगलों को निजी
हाथों में सौंपने का काम किया। इस देश के इस देश के तमाम संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों की दलाली करने का काम कर रहे हैं। तो ये महत्व तो वो समझ ही नहीं सकते। और जो आपने बात कही कि इनकी जुबान फिसल गई या मन के ख्यालात बोल दी, तो जाहिर सी बात है कि वो उनके मन के ख्यालात हैं, क्योंकि इनके जो काम है पूंजीपतियों की दलाली करने के, उनमें रोड़ा बन के डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए हैं, उनका संविधान खड़ा हुआ है, उनका दर्शन खड़ा हुआ है। तो क्या वो संविधान को बदलने की प्लानिंग है कैसे इस तरीके के बयानों से, आप क्या मानते हैं? और वहीं दूसरी ओर प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो ने फैक्ट चेक किया। उनका कहना है कि विपक्ष ने इस वीडियो को, बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है। और अमित शाह भी कह रहे हैं, गृह मंत्री खुद उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये षड्यंत्र है, मैं सपने में भी बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध नहीं करता और संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। देखिए, इस बात को आपको समझना चाहिए। आपने सबसे पहले कहा कि संविधान बदलने की क्या साजिश है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन है। जी। उनके कार्यकाल में संविधान बदलने की समीक्षा हो चुकी है, ये आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो इनके मंसूबे तो संविधान के खिलाफ हमेशा से ही रहे हैं। जब इनके पुरखे संविधान बदलने की बात करते थे तो फिर ये उससे हट कैसे सकते हैं। इन्होंने हमेशा से ही आज ये 10 सालों से देश के सत्ता में, 10 सालों में इन्होंने एक काम इनका बता दीजिए कि इन्होंने संविधान के अनुरूप किया हो। इन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासियों के, गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों के लिए किया हो, उनके हक और अधिकार के लिए किया हो। इन्होंने काम किए पूंजीपतियों के लिए, और पूंजीपति व्यवस्था इस देश के गरीब, वंचितों को, मजदूर, किसानों को लूटने वाली व्यवस्था है। इस देश को दिवालिया बनाने वाली व्यवस्था है। इनको अच्छा, बहस करना चाहिए थी। पूंजीपतियों को रोजगार भी तो मिल रहा है, कुछ तो रोजगार दे रही है सरकार, आप क्या कहेंगे? बताओ कौन सा रोजगार दे रही है पूंजीपति? ग्वालियर में करोड़ों रुपए देकर, उनको लोन देकर, मतलब कि एक आम आदमी को लोन इतना आसानी से नहीं मिलता है, बैंकों में लाइन लगकर और इतने सारे डॉक्यूमेंट दे के लगते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, हम देखें उस देश की अर्थव्यवस्था से, जीडीपी से कंपेयर करें तो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो उसके अनुरूप जो है, उसके बराबर का हिस्सा पूंजीपतियों पे जो उधार था उसको पे ऑफ करने का काम किया, एनपीए करने का काम किया, उसे माफ करने का काम इनने किया। तो ये तो पूंजीपतियों की दलाली करने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो इस देश के अंदर चुनिंदा पूंजीपति हैं, उनकी जेबें भरी जा रही हैं, ना कि इस देश का संविधान जो गरीब वंचितों के अधिकारों की बात करता है, मजदूर किसानों के अधिकारों की बात करता है, महिला अधिकारों की बात करता है। उन लोगों को रोजगार नहीं मिला। ये देश आर्थिक व्यक्तिगत दिवालियापन से जूझ रहा है। इनको बहस करना चाहिए थी ये शीतकालीन सत्र में कि ये देश व्यक्तिगत दिवालियापन से कैसे बाहर आएगा। इनको बताना चाहिए था कि ये जो बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की, वो अर्थव्यवस्था तक बिना लोगों की भागीदारी के वो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक ये देश कैसे पहुंचेगा। अगर इस देश के अंदर, इस देश के संसाधनों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी नहीं होगी, जो जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों की भागीदारी नहीं होगी, तो कैसे ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जिसे इनको बताना चाहिए था, लेकिन ये असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। और जो इनके मंसूबों को कामयाब होने में रोक रहा है, जो सबसे बड़ी बाधा है डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन, इस देश का संविधान, वो उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो कि इनकी जुबान से, इनके मन अनुरूप, इनके दिल के अनुरूप निकला उस दिन संसद। आपने अटल जी का जिक्र किया, आज उनका जन्मदिन भी है। अटल जी को देखा आपने? मेरी अटल जी को मैंने नहीं देखा, ना ही उनसे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन संविधान ऐसा क्या था कि पक्ष और विपक्ष उनकी तारीफ करता था? कुछ ऐसा क्या था? देखिए, संसद में संसद की कार्रवाई, देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, जहाँ से इस देश का नीति निर्देशन होता है, जहाँ जहाँ इस देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए दस्तावेज निर्मित होते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। वहाँ सत्ता और विपक्ष के लोग, तमाम पार्टियों के निर्वाचित लोग वहाँ बैठ के इन नियमों को बनाते हैं। और उनमें अगर आपस में तालमेल है, चाहे वो सत्ता के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, कई सारी कमेटियां होती हैं, कई सारी के सभी कमेटियों में एक पक्ष का कोई जो है निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, तमाम सारे निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। और अगर ये तालमेल आपस में बना के काम कर रहे हैं तो ये देश निश्चित ही आगे जाएगा। अगर अटल जी सबसे तालमेल बना के काम उस समय कर रहे थे तो अटल जी की तारीफ हो रही थी, लेकिन अटल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान समीक्षा की बात कही थी। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? वो भी कुछ ऐसे ही अटल जी जैसा दिखने का प्रयास करते हैं।
देखिए मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में तो हमने देखा किस तरीके से अंबानी अडानियों का जो है एक तरफा देश बेच दिया गया, एक तरफा जो है पूंजीवाद इस देश में लागू कर दिया गया। मोदी जी के कार्यकाल में ही हमने देखा कि जंगल बेच दिए गए, मोदी जी के कार्यकाल में हमने देखा कि रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए। आज देश का एक बड़ा एयरपोर्ट बता दो जो अडानी के हाथ में ना हो। मतलब मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ कि इस देश की राष्ट्रीय धरोहर जो थी, इमारतें जो थी, वो पूंजीपतियों को दे दी गई। इससे आगे साबित आप क्या करना चाहते हैं? इससे आप दिखाना क्या चाहते हैं? आपको काम करना चाहिए था इस देश के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कि इस देश के गरीब वंचितों को जो है नौकरियां मिले, इस देश के बेरोजगारों को नौकरियां मिले, गरीबी इस देश से दूर हो। वो काम ये 10 सालों में तो नहीं हुआ। हमने देखा कि किस तरीके से दलित विरोधी नीतियां चलाई गई, पिछड़े विरोधी नीतियां चलाई गई। इन्हीं के नेता ने बार बार जातीय जनगणना की बात कही, लेकिन आज इनका क्या स्टैंड है जातीय जनगणना के खिलाफ? आज देश की आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। जो है बहुत और लोगों की आर्थिक तंगी जो है वो दिखा रही है। और महंगाई आज की नहीं है, महंगाई पुरानी है। ना कांग्रेस इस पर काम कर पाई, और भाजपा तो और ही ज्यादा जो है इस पर मतलब हम बोल सकते हैं कि और आपने भी कहा ज्यादा आगे कांग्रेस निकली। काम नहीं कर पाई, लेकिन अभी तो आपने राहुल गांधी के लिए तारीफों के कसीदे फुल गड़े थे। देखिए हम लोग तारीफों के कसीदे नहीं, हम लोग उनसे मिले थे और हमने उनसे कहा था कि ये विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हम जातिगत जनगणना को लेकर हाँ भी आपने जातीय कहा। जनगणना के मुद्दे को लेकर उनसे जो है मुलाकात हमने की थी। और हमने कहा था कि ये विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए। इस देश के संसाधनों में, इस देश के तमाम संसाधन, चाहे वो प्रशासनिक संसाधन हो, शासनिक संसाधन हो, निर्वाचन के संसाधन हो, पब्लिक पब्लिक के या प्राइवेट जो भी संसाधन है, उनमें जो है भागीदारी मिलना चाहिए। उसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उसके मसले पर हम मिले थे। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो महंगाई के मुद्दे पर हमने देखा कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे को लेकर कोई काम नहीं किया। ना ही संसद में इस पर बहस हुई, ना ही किसी मंडी में जाकर या किसी शहर में जाकर, ना ही किसी चौराहे पर किसी भी प्रकार की बात नहीं हुई, ना ही कोई टीवी डिबेट में इस पर बात हुई। कांग्रेस में 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ भी महंगाई का मुद्दा बना था, और आज भी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज इसलिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है, इस देश के 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमने देखा कि अभी 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने उस योजना को, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होते हैं। 80 करोड़ मतलब अमेरिका से 2.5 गुना आबादी, अमेरिका से आबादी की ज्यादा 2.5 गुना आबादी हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे है। इसलिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। ना ही कांग्रेस ने इस पर काम किया, ना ही भाजपा ने इस पर काम किया। इसलिए दुर्भाग्य है कि इस देश के दोनों ही बड़े दल जो है इस देश के लोगों को झूठ बोलने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। मोहन यादव की सरकार को लेकर क्या कहेंगे कि पूरा 1 साल हो गया है बना हुआ उनके कार्यकाल को, शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल और मोहन यादव की सरकार का जो कार्यकाल, क्या तुलना कर देख रहे हैं आप? कितना देखिए अंतर देख रहे हैं? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इस प्रदेश को धर्म के आधार पर चलाने का काम किया जा रहा है। इस प्रदेश में अत्यधिक जनसंख्या जो है दलित, पिछड़े, आदिवासियों की है। उनको धर्म की आग में ढकेला जा रहा है। हमने देखा आज के हिंदू राष्ट्र को लेकर भी क्या कहेंगे? अभी बागेश्वर धाम से यात्रा निकली छतरपुर से ओरछा रामराजा सरकार तक, क्या कहेंगे? देखिए उनको अधिकार है यात्रा निकालने का, लेकिन हिंदू राष्ट्र की अगर बात है तो हिंदू राष्ट्र वही कंसेप्ट है जैसे खालिस्तान का कंसेप्ट है, जैसे जो है जैसे गजवाए हिंद का कंसेप्ट है। अगर गजवाए हिंद का कंसेप्ट गलत है, अगर खालिस्तान का कंसेप्ट गलत है, तो हिंदू राष्ट्र का भी कंसेप्ट गलत है। इस राष्ट्र को, इस देश को जो है सब सर्वधर्म और सर्व जातीय के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए थी। लेकिन इस देश में धर्म की आंधी में जो है इस देश के तमाम लोगों को भड़काया जा रहा है। इस देश में धार्मिक दंगे कराने का जो काम कराया जा रहा है, इसलिए वो कंसेप्ट सेम गजवाए हिंद और खालिस्तानी जैसा कंसेप्ट है। अगर वो आतंकवादी कंसेप्ट है, तो ये भी आतंकवादी कंसेप्ट है। हिंदुत्व की जो राजनीति है। अच्छा, इस देश में सभी वर्ग के लोगों की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये कहना है ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रतोनिया का। उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। आप क्या कहते हैं चर्चा के बारे में? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए नेशनल फोल्डर। नमस्कार।